हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल एनालिसिस में दो तरह का एनालिसिस होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब गुण, क्वालिटी कैसा है कंपनी का, और क्वांटिटेटिव में हम लोग खाली आंकड़ा देखते हैं कि 0.25 करोड़ लाख, इस तरह का आंकड़ा होता है जिसको हम लोग को समझना पड़ता है। फाइनेंशियल रेशियो जनरली परसेंटेज टर्म में होता है, तो ये हम लोग को समझना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है जो हम लोग कंपनी का किस क्वालिटी की कंपनी है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी का मैनेजमेंट चेक करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है। जो कंपनी चला रहा है, मान लीजिए कि रिलायंस है, तो रिलायंस को कौन चला रहा है, तो उनके सीईओ, उनके जो प्रमोटर हैं मुकेश अंबानी साहब, वो चला रहे हैं। तो वो कंपनी कैसा चला रहे हैं, उनके उनके नाम भी स्पष्ट है कि वो जो भी कंपनी लिए हुए होंगे, जियो फाइनेंशियल या फिर कोई भी कंपनी, तो वो कंपनी अच्छी ही होगी। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है कि रिलायंस कैसे चल रही है। उसी तरीके से गाड़ी कैसे चलेगा वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो गाड़ी चलाने के लायक है भी या नहीं। मान लीजिए कि वो कोई ट्रक चलाने में एक्सपर्ट है और अब इस कंपनी में बाइक चलाना है, तो वो ट्रक वाला दिमाग लगा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक्सपर्टी है कि नहीं उस कंपनी को चलाने के लायक, उनका अनुभव क्या है, उनकी गहराई कैसी है, उनकी उनकी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक सोच कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के साथ उनकी निष्ठा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनका तालमेल कैसा है, ताकि हम लोग को अंदाज़ा हो सके कि कंपनी किस दिशा में वो ले जा सकते हैं। मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मान लीजिए कि ब्रिटानिया है कोई कंपनी और उसको उसकी लड़ाई नेस्ले से है, तो वो कॉम्पिटेंस कैसा है, वो यानी अगर ब्रिटानिया कंपनी के मालिक हैं तो वो नेस्ले से अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं, उनकी कॉम्पिटेंस कैसे है। ये सब चीज़ हम लोग को कंपनी क्या शेयर खरीदने से पहले ये सब चीज़ एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्षमता कैसा है, उनका विजन कैसा है लॉन्ग टर्म, कंपनी के भविष्य को काफ़ी हद तक ये तय करता है। तो आप शेयर खरीदिएगा तो ये सब चीज़ देखना इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी शेयर को आंख उठा के नहीं ले लेना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट मजबूत है, स्पष्ट सोच है, उसका भविष्य को लेकर वो स्पष्ट दिशा रखते हैं, तो कंपनी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनकी दिशा और फैसले पूरे संगठन को एक आधार देती है, एक विजन देती है, एक नज़र देती है। यही बात कॉरपोरेट हिस्ट्री में भी कई बार देखी गई है। हम लोग को एनुअल रिपोर्ट में कॉरपोरेट का समझना है कि ये कॉरपोरेट जो है अच्छा तरीके से मैनेज करेगा कि नहीं, कॉरपोरेट हिस्ट्री देखना होगा हम लोग को। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई मुश्किल में कंपनी होती है, आर्थिक दौर से गुजर रही होती है, जैसे अभी अभी मुश्किल का टाइम चल रहा है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा है, तो इस टाइम वो, जैसे अभी रिलायंस, अभी 1 महीना के लिए ट्रंप छूट दिया है कि आप ईरान से तेल ले सकते हैं। अब धाए धाए रिलायंस का टैंकर, अब क्या कहते हैं, यानी रिलायंस कंपनी का टैंकर अब ईरान से तेल ले आ रहा है, तो मौका का फ़ायदा तुरंत कैसे उठाया जा सकता है, वो समझ है अंबानी जी के पास, क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल कंपनी चला रहे हैं, रिफाइनरी कंपनी चला रहे हैं। तो मजबूत मैनेजमेंट जो होता है ना, उसकी स्थिरता और नवाचार के जरिए आगे बढ़ने में हेल्प करता है। वही अगर मैनेजमेंट कमज़ोर है तो वो अच्छा समय भी खो देते हैं। अभी बहुत सा कंपनी जो तेल सस्ता में ईरान से नहीं खरीद पाया होगा, वो अभी अफसोस करता होगा। तो सिर्फ वो अफसोस नहीं कर रहा, उसका जो शेयर होल्डर है वो भी अफसोस करेगा कि कौन कंपनी में फंस गए हम लोग। तो कंपनी को की डेवलपमेंट में बैरियर आ जाता है, कंपनी डेवलपमेंट से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वहीं में एज में ना, जो यानी इकोनॉमिक मोड जिसके पास है वो आगे निकल जाता है। यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है, किसी ठोस नियम कोई ठोस नियम नहीं है कि प्रोमोटर या मैनेजमेंट का मूल्यांकन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग को कोई आंकड़ा दे के समझना है। ये आपको अब पूरी तरीके से अपने दिमाग से ये चीज़, आपको ये चीज़ कोई बताएगा भी नहीं, खुद आपको एनालाइज करना है ये चीज़। कई ऐसे फैक्टर भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए और मैनेजमेंट की क्वालिटी को आपको एनालाइज करना चाहिए। इकोनॉमिक मोड का कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं। इकोनॉमिक मोड का कंसेप्ट वॉरेन बफेट ने बताया था। वॉरेन बफेट जो आज 90-95 की एज के हैं, वो 11 साल की एज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इकोनॉमिक मोड का टर्म उन्होंने ही दिया है।
और इसका मतलब ये है कि वो खास ताकत जो किसी कंपनी को लंबे समय तक प्रतियोगियों मतलब कॉम्पिटिटर से बचाती है। मतलब कि अब मान लीजिए कि कोई हम उसका कंपनी या कॉम्पिटिटर इतना सामान बना रहा है, ये बना रहा है इतना सामान, तो ये जब ज़्यादा सामान बनाएगा तो वाजिब सी बात है कि वो सस्ता बनाएगा, और जब सस्ता बनाएगा तो कंज्यूमर को सस्ता देगा भी। जब कंज्यूमर को सस्ता देगा तो लोग इसका सामान क्यों खरीदेगा, लोग आएगा इसका सामान खरीदेगा। यही चीज़ है। तो यानी स्विचिंग कॉस्ट, अब अपना जैसे अमेजोन एक चीज़ है कि प्लेटफॉर्म से अगर प्राइम अगर ख़रीदिएगा तो आप उससे फिक्स हो जाइएगा कि हमको अगला भी कोई सामान ख़रीदना होगा तो हम अमेजोन प्राइम से ही ख़रीदेंगे। तो यानी मैं तो अब फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के लिए आपको स्विचिंग कॉस्ट लगेगा। मतलब कि फ़्लिपकार्ट से ख़रीदने से पहले सोचिए भले अमेजोन हमको सस्ता में देगा, प्राइम हम लिए हुए हैं, तो वो आपको फंसा लिया अमेजोन। तो ये बड़ी कंपनी अब के पास बहुत सा तरीका होता है फंसाने का। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे आइसक्रीम खाने का शौक़ है तो मैं पहले मदर डेयरी का आइसक्रीम खाना पसंद करता था। अचानक से कोई किसी दिन मैं गया और अमूल का आइसक्रीम खा लिया, मुझे अमूल का आइसक्रीम टेस्टी लगा। तो अमूल का जब आइसक्रीम मुझे टेस्टी लगा तो मैं अब हमेशा अमूल का ही आइसक्रीम खाता हूँ। तो ये इस चीज़ होने से क्या हुआ कि स्विच कर गया, मैं मदर डेयरी से स्विच कर गया। तो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट का। क्वालिटी अगर प्रोडक्ट का अच्छा नहीं है तो जो आपके कंज्यूमर हैं वो आपसे लॉयल नहीं रहेंगे। जैसे कोई ब्रांड है, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी है या कोई कॉस्ट एडवांटेज है, इस मोड की वजह से कंपनी के पास एक तरह की सुरक्षा हो जाती है जिससे वो बेहतर मुनाफा कमा पाती है उस और समय के साथ अपने पोजीशन को मजबूत रखती है। किसी भी बिजनेस की एबिलिटी जो उसे कॉम्पिटिटर में एक बढ़त देती है वह इकोनॉमिक मोड होती है। ये बढ़त उसे अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है जिससे वो लंबे समय तक ज़्यादा मुनाफा मार्केट शेयर बनाकर रख पाती है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच होता है कंपनियों के लिए जिससे कंपनी को आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। यही जो मोट है ना, वो एक तरह का सुरक्षा कवच का काम करता है जो कंपनी को अपने राइवल्स से, मतलब कंपनी मान लीजिए कि आप यानी एमआरएफ कंपनी है और एक सीएट कंपनी है, तो एमआरएफ कंपनी लीड कर रही है, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का शेयर है। तो अब अगला कंपनी कॉम्पिटिटर चाह के भी वैसे लड़ रहा है, सीएट भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो अपना सिस्टम मजबूत बना लेती है ना, जो पहले पहुंच के सिस्टम मजबूत बना लेती है ना, ये कंपनी को यानी एज दे देता है आगे दूसरे कंपनी के ऊपर। तो यही जो मोट है ना, ये सुरक्षा कवच का काम करता है तो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, खासकर जब दोनों ही कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में होती हैं। इससे कंपनी को अपने बिजनेस को स्थिर रखने में, मुनाफा बढ़ाने में हेल्प मिलता है तो और बाज़ार में अपनी स्थिति मजबूत करने में भी हेल्प मिलती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना पैसा ऐसी कंपनियों में लगाइए जिनका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां समय के साथ ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बढ़िया मुनाफा देती हैं, डिविडेंड भी अच्छा देती हैं और कठिन परिस्थितियों में मतलब मुश्किल समय में भी टिक कर आगे बढ़ती हैं, जिससे आपका धन भी बढ़ता है, आपका जो यानी कंपाउंडिंग अच्छा काम करेगा। ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे एक कंपनी एक मजबूत इकोनॉमिक मोड बना सकती है जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है। इसमें लागत का फ़ायदा होता है जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का कारण बनता है। हाई स्विचिंग कॉस्ट, संपत्तियों जैसे पेटेंट, ब्रांड पहचान, सरकारी, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मतलब डिटेल में। सरकारी लाइसेंस, ये सब चीज़ मान लीजिए किसी कंपनी को, आरआईएल कंपनी है मान लीजिए, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे अडानी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये सब चीज़ को एनालाइज करना है कि अब जैसे अडानी जैसे किस कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए अगर पटना मेट्रो बन रहा है तो पटना मेट्रो में किस कंपनी को सरकार चाहती है कि ये बनाए। अगर अच्छा भी कंपनी नहीं है और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है कि जाओ तुम बनाओ मेट्रो, तुमको अच्छा नहीं भी आता है ना, तुम बना सकते हो, तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी बढ़ने लगेगी। और एक विशिष्ट कॉर्पोरेट कल्चर शामिल हो जाता है। मतलब कॉर्पोरेट का जो मैनेजमेंट टीम होता है जो बैठता है राउंड टेबल पे, वो मतलब कि ये आपको एनालाइज करने पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठता है, कंपनी का सीएफओ बैठता है, कंपनी का सीईओ बैठता है। तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि यानी सब अच्छे तरीके तालमेल बैठाए हुए हैं कि नहीं। तो बहुत सा तरीका है कंपनी का जिससे ये पता चलेगा
कि कंपनी के पास इकोनॉमिक मोट है कि नहीं, जो मतलब कि कंपनी को एक एडवांटेज देता है उसकी कंपटीटर के ऊपर। ये जो कॉस्ट एडवांटेज होता है वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ज़्यादा सामान बनाने की वजह से हाई स्विचिंग कॉस्ट, जैसे अमेजोन के पास प्राइम के लिए पैसा आप लोग पे करते हैं तो स्विचिंग कॉस्ट बना दिया है। आप चाह के फ्लिपकार्ट से सामान नहीं लीजिए कि आप अमेजोन प्राइम लिए हुए हैं। तो इंटेंजिबल एसेट होता है जैसे पेटेंट। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई दवा बनाती है, उसके पास पेटेंट आ गया ये कि ये कंपनी 15 साल तक ये दवा बना सकती है, तो इसका जो कॉम्पिटिटर जिसके पास पेटेंट नहीं है तो इसका तो 15 साल तक दवा बिकेगा नहीं। तो ये सब पेटेंट ये सब काम करता है। ये सब चीज़ आपको एनालाइज करना है कि कौन सा पेटेंट किस कंपनी के पास मजबूत है। पेटेंट वगैरह जो होता है वो दवा कंपनी, और भी चीज़ में आप मान लीजिए कि पेंट ही करने में कोई चीज़ पेटेंट कर लिया कोई कलर, तो अगला कंपनी मतलब कि दिक्कत में आ जाएगा। ब्रांड रिकॉग्निशन, लोग कैसे पहचान रहे हैं आइसक्रीम को। अब बड़ा बड़ा आइसक्रीम का ठेला है, लेकिन अब अमूल हुआ, मदर डेयरी हुआ, सुधा हुआ, ये सब अपना झंडा गाड़े हुआ है। तो यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर है कि नहीं, मतलब मैनेजमेंट का टीम एक्सेप्शनल एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना है। कुछ कंपनियां जैसे एप्पल हुआ, अमेजोन हुआ, फेसबुक हुआ, रिलायंस हुआ, वालमार्ट हुआ। वालमार्ट मतलब कि इंडिया में फ्लिपकार्ट का मालिक है वालमार्ट। फ्लिपकार्ट का अच्छा खासा शेयर वालमार्ट खरीदे हुआ है। अपनी मजबूत इकोनॉमिक मोट के कारण दुनिया भर में अच्छा प्रदर्शन ये कर रहा है। लेकिन सिर्फ मोट होना काफ़ी नहीं है, आपको उनकी आर्थिक विवरण मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब अभी हम लोग का ये टॉपिक यानी सिर्फ क्वालिटेटिव पे भी है, क्वांटिटेटिव पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी कंपनी की समझना होगा ताकि आप यह समझ सकें कि उनका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। क्या ये सच में टिकाऊ मुनाफा कमा रहा है या फिर बोगस दे रहा है, उल्लू बना रहा है। उनके पास भविष्य के लिए मजबूत आधार है या नहीं। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक मजबूत मोट होना काफ़ी नहीं है, आपको उनकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म में कैसा काम कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये देखना होगा ताकि आप जान सकें कि वो वाकई मजबूत आधार पर खड़ी है या लंबे समय तक बढ़त बना के रखेगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ समझने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होगा। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस पे है। कंसिस्टेंट अर्निंग, बुरे समय में भी अगर कोई कंपनी कर रही है, जैसे अभी यानी मारपीट चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका में, और बुरे समय में भी कोई कंसिस्टेंट अर्निंग कर रहा है, तब उसको ग्रो करने से कोई चीज़ नहीं रोक पाएगा। अगर कंपनी के पास हाई लेवल ऑफ कैश हैंड में है तब तो खैर सोने पर सुहागा है। बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि नहीं कंपेयर्ड टू कंपटीटर से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर है कि नहीं उसी सेम इंडस्ट्री में। अपना यानी मार्केट में डोमिनेंस प्रमोट कर रहा है कि नहीं, पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि नहीं, ब्रांड रिकॉग्निशन हाई है कि नहीं, लोग पहचान रहे हैं कि नहीं ब्रांड को। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी को लोग पहचान रहा है, गुड डे है लोग पहचान रहा है। अब आप नया बिस्कुट मार्केट में ले आइएगा अपने नाम से, इन्वेस्टर्स यूनिवर्स जो हम लोग लेके आए हैं, लोग नहीं जानते इस नाम को, इन्वेस्टर्स यूनिवर्स को। अब ब्रांड बनाने में एक लंबा टाइम लगता है, और ये जो लंबा टाइम लगता है, अगर आप उस ब्रांड से प्यार नहीं है, आपको इन्वेस्टर्स यूनिवर्स से प्यार नहीं है, तब आप नहीं क्या कहते हैं चला पाइएगा अपने बिजनेस को, आप नहीं टिक पाइएगा। मार्केट में पहले से अच्छे खिलाड़ी अवेलेबल हैं, इसलिए आपको अपने क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा। तो यही है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अगर हाई ब्रांड के सामने छोटा ब्रांड आता है तो लोग उसको पहचानता नहीं। तो अभी आप यानी बड़े बड़े ब्रांडेड टीचर के पास जाइएगा, मेरे पास क्यों आइएगा, मुझे अपना ब्रांड मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, तो ब्रांड का पहचान बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से रिसर्च करना ज़रूरी है, स्टॉक बेसिस पर ध्यान रखना, ताकि हम समझ पाएँ कि कौन सी कंपनी लंबी अवधि पर टिकाऊ रहेगी और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। कंपनी के वित्तीय पहलुओं के मामले में टिकाऊ व्यवस्था अक्सर उच्च ऑपरेटिंग मार्जिन और उच्च स्तर का फ्री कैश फ्लो रखते हैं। वे निवेश किए हुए पूंजी से मजबूत और स्थिर रिटर्न पैदा करते हैं, जिसे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब पढ़ेंगे। अभी घबराइएगा नहीं, अभी ये नया आपके लिए रहेगा, लेकिन पढ़ेंगे। जैसे मतलब इंडिकेटर को देखा जाता है, एक कंपनी जिसके पास एक अच्छा मोट होता है आमतौर पर
वही कंपनी यानी अच्छा करती है, जिसमें निवेश करना सही रहता है। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि जिन कंपनियों के पास व्यापक इकोनॉमिक मोड होता है वो दूसरी कंपनियों को व्यापक बाजार में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे समय में और बुरे समय में भी लाभदायक रहती है। बुरे खबरों का सामना भी लचीला रहता है और अपने उद्योग में प्रमुख बनी रहती है। ऐसे कंपनियों को खोजने, उनके स्टॉक में निवेश करने का तरीका जानना एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो प्रोमोटर और मैनेजमेंट के बैकग्राउंड पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो आपने समझा कि मैनेजमेंट को कैसे आप लोग एनालाइज कीजिएगा। फिर कंपनी की दिशा, रणनीति उसके निर्णय को तय करती है। पहले प्रोमोटर्स के पास क्या अनुभव है, उनके पहले कौन से व्यवसाय चलाए हैं। प्रोमोटर कौन सा पहले, जैसे मान लीजिए हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल खोलने से पहले अचार बेचती थी। अचार बेचते बेचते आज इतना बड़ा स्कूल खोल ली है कि यानी ब्रांड हो गया है वो स्कूल। तो नेतृत्व क्षमता भी मैटर करता है, तो फैसलों की गुणवत्ता भी मैटर करती है। एक मजबूत, अनुभवी और नैतिक रूप से सही प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम कंपनी को मुश्किल समय में भी सही दिशा में ले जाती है अगर उनकी पृष्ठभूमि ठोस है। तो यह जो निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है और कंपनी को लंबी अवधि के लिए सफलता में हेल्प करती है। तो और एक टॉपिक, अगला टॉपिक जो है हम लोग का प्रूवन कॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है जो खास जो क्षमता होता है कंपनी का या उसका जो ताकत है जो किसी कंपनी के पास पहले से होता है, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहती है। यह कंपनी की कोई खास दक्षता, ज्ञान और प्रौद्योगिकी हो सकती है जो उन्हें लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में हेल्प करती है। जब किसी कंपनी के पास ऐसी कॉम्पिटेंस होती है तो वे नए अवसर पर को पकड़ने, ग्राहक का भरोसा बनाए रखने और बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सक्षम होते हैं। कॉम्पिटेंस ऑफ द प्रोमोटर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये इंग्लिश में यही बात लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। कंपनी के प्रोमोटर और मैनेजमेंट की क्षमता की इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि वे संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन की कुशलता से उपयोग करते हैं। तो यही है। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में हम लोग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। मुश्किल समय में कंपनी कैसे संभलती है। अब उसके बाद जो टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो खुद यानी गुलाम है प्रोमोटर का कि अपना फैसला खुद कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर का गुलाम है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो इसका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है। आपको देखना होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस क्षेत्र में अनुभवी हैं, उनकी शिक्षा क्या है, उनका क्या उद्योग या प्रबंधन का कोई खास अनुभव है कि नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे संचालित हो रहा है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अन्य नियंत्रण तंत्र में कैसे काम करते हैं। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी पारदर्शी हो और हितों का सम्मान हो और निर्णय लेने में जवाबदेही हो, जिससे कंपनी लंबे समय तक स्थिर और टिकाऊ बनी रहती है। प्रोमोटर सैलरी का मतलब होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को जो वेतन या इनाम मिलता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी या बहुत कम सैलरी दोनों ही कंपनी की प्राथमिकताओं और दिशा को प्रभावित कर सकती है। तो यही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है कि कंपनी के भाई भतीजावाद पे तो नहीं जुटी हुई है। भाई भतीजावाद के चक्कर में लुटिया डुबा देगी कंपनी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। डिविडेंड कोई कंपनी है तो कंपनी जो कमा रही है ना उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भेजते रहती है पैसा, तो वही डिविडेंड है। कंपनी दो तरीके से पैसा बढ़ाती है। मान लीजिए कि 100 रुपये का आप शेयर खरीदे हैं तो वक्त के साथ वो 130 का हो गया, तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ और कंपनी आपके खाते में 1 रुपया, 2 रुपया, 30 रुपया, जैसी जैसी कंपनी है 50 रुपया भेजते रहेगी कंपनी। तो ये डिविडेंड के रूप में। अब आपको ध्यान देना है कि कंपनी जो यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसको फ़ायदा दे रही है कि खाली अपने मलाई खा रही है। प्रोमोटर के वो बिजनेस में कितना भरोसा है आप प्रोमोटर होल्डिंग से समझ सकते हैं कि प्रोमोटर के पास अगर 50% ज़्यादा होल्डिंग है तो आप ये समझ जाइए कि कंपनी अच्छी है। कंपनी को अपने प्रोमोटर को अपने कंपनी पर भरोसा है। प्रोमोटर लॉन्ग टर्म का विजन प्रोमोटर का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको कि कंपनी कैसा मुनाफा कमा रही है ये सब चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है।
अगर प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है तो समझिए कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, आप ले सकते हैं कंपनी को। प्रोमोटर ऑपरेटर का जो गतिविधि है ना, वो भी ध्यान रखना है कि ऑपरेटर अगर बेच रहे हैं तो ये सब रेड फ्लैग है, देखना होगा। तो कंपनी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है कि नहीं, ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना है हम लोग को। तो यही है। अब प्रोमोटर द्वारा शेयरों की अगर बिकवाली हो रही है, अगर किसी कंपनी का 70% क्या कहते हैं प्रोमोटर होल्डिंग है, 68 हो रहा है, 65 हो रहा है, 60 हो रहा है, 50 हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते तब मत लीजिए उस कंपनी को। अगर प्रोमोटर अपने शेयर को गिरवी रख रहे हैं तो वो भी एक रेड फ्लैग है। प्रोमोटर का यानी परिवार का जो हिस्सा है उसको एनालाइज कीजिए कि ये कंपनी चलाने के लायक है भविष्य के में कि नहीं। अगर वो चलाने के लायक नहीं है तो निकलिए उस कंपनी के। क्वांटिटेटिव, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या यानी कैसे पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, फाइनेंशियल रेशियो कैसे पढ़ना है। ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग के चैनल से जुड़े रहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए इन्वेस्टर्स यूनिवर्स को, यूट्यूब पे जुड़े रहिए, फेसबुक पे जुड़े रहिए, इंस्टा पे जुड़े रहिए। आपको जहाँ जहाँ सुविधा होता है वहाँ जुटे रहिए। थैंक यू, जय हिंद।